हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अमित महाजन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो बेटा, जैसा कि आप सबको पता है, आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 1, 2 एंड 3 क्लास 11th के जो थे उसके जेईई मेंस में जो क्वेश्चन आए हैं इसी शिफ्ट में, जो अभी 5-7 डेज में कंप्लीट हुई है, खत्म तो मेरे ख्याल से शायद 27 को हुई है। तो इन शिफ्ट्स में 7 शिफ्ट्स थी, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली। ठीक है, उनमें जो जो क्वेश्चंस आए हैं फर्स्ट चैप्टर के, सेकंड चैप्टर के, थर्ड चैप्टर के केमिस्ट्री में, उन सारे क्वेश्चंस को हम डील करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेमोरी बेस्ड पेपर था बेटा, तो अनफॉर्चुनेटली अगर एक आध क्वेश्चन रह गया हो तो उसके लिए मैं अपोलोजाइज कर देता हूं पहले ही आप लोगों को। बट हाँ, मैक्सिमम मोर देन 90 to 95% क्वेश्चन हम लोगों ने इनटेक किए ही किए हैं। कोई एक आध गलती से रह गया होगा तो रह गया होगा। सबसे पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के। पहला क्वेश्चन है बेटा 4.5 मास ग्राम रख सकते हो। कोई सब्सटेंस है दैट इज, कितना दे रखा है ये, 4.5 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस, जिसका मोलर मास भी दे रखा है। ठीक है, 90 ग्राम ये उसका मोलर मास है बेटा। थोड़ा अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, मास है 4.5 ग्राम, मोलर मास है 90 ग्राम, इज डिसॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है 250 ml। आपसे मोलैरिटी पूछी हुई है, साफ पता चल रहा है वो जो सब्सटेंस है वो सॉल्यूट होगा। ठीक है, तो क्या सॉल्यूट को याद है, हम लोग बी से लिखते थे, उसका मास भी दे रखा है, मोलर मास भी दे रखा है, मोलैरिटी पूछी हुई है। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता था सर, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहां पर था मेरे बच्चे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में होगा यहां पर क्या आ जाएगा, 1000। अगर लीटर में होता तो ऊपर 1000 नहीं आएगा। बेटा सारी वैल्यूज दे रखी है, बस कैलकुलेशन करनी है। ये 4.5 है, ये 90 है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 है, और यहां पर 1000 है। 4 के टेबल पे 20, 1/5 आ जाएगा। 1/5 को सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है, 0.2। लीजिए जी, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 ग्राम मिक्सचर ऑफ NaOH एंड Na2CO3 इज इक्विमोलर। अच्छा, टोटल मिक्सचर का मास दे रखा है 4 ग्राम, जिसके अंदर NaOH भी है और Na2CO3 भी है। ठीक है, ये इक्विमोलर है। इक्विमोलर कहने का मतलब जितने मोल्स, इक्विमोलर मतलब सेम मोल्स, जितने मोल्स इसके अंदर NaOH के हैं उतने ही मोल्स इसके अंदर Na2CO3 के हैं। ठीक है, इफ इट कंटेन्स x ग्राम ऑफ NaOH, अगर 4 ग्राम जो टोटल था उसमें NaOH x ग्राम है और y ग्राम Na2CO3 है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि मास ऑफ NaOH निकालना है। ठीक है बेटा, क्या टोटल मिक्सचर जो है, टोटल NaOH प्लस Na2CO3, टोटल मास मेरे बच्चे आपको 4 ग्राम दे रखा है। यस सर, इनमें से लेट कर लेते हैं कि ये x ग्राम है। सर वो x ही दे रखा है, हाँ आपने लेट क्या करना है, x ही दे रखा है। ये y ग्राम है मेरे बच्चे। अगर टोटल 4 ग्राम है, उसमें से x ग्राम NaOH है, तो Na2CO3 कितना होगा सर, 4 - x। दैट इज क्वाइट ऑब्वियस है ना। टोटल मान लो आपके पास 5 रुपीज है। ठीक है, एक पॉकेट में 2 रुपीज है, तो दूसरी वाली पॉकेट में कितने होंगे सर, 5 - 2 दैट इज 3। यहां पर भी मैं ऐसे ही कर रहा हूं। क्या अगर मैंने इसे x रखा है तो क्या मास ऑफ Na2CO3 को 4 - x बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हैं सर। अगर एक x है दूसरा 4 - x है, दोनों को ऐड कर लीजिए, 4 आ जाएगा। बिल्कुल सर, टोटल 4 ही होना चाहिए। दोनों के मोल्स भी क्या है, सेम। नंबर ऑफ मोल्स NaOH के और नंबर ऑफ मोल्स Na2CO3 के क्या है, सेम। क्या आपको मोलर मास निकालना आता है NaOH का? यस सर, सबके एटॉमिक मास गिवन होंगे, उसकी टेंशन मत लेना। सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ऐड करेंगे 40। मोलर मास Na2CO3 का, एक सोडियम का 23 होता है, 2 सोडियम है यहां पे 46 हो जाएगा। एक कार्बन का 12, 3 ऑक्सीजन का 48, दैट इज 106 हो जाएगा। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मोल्स कैसे निकालूंगा, मोल्स बोलना था, मोल्स कैसे निकालूंगा, मास बाय मोलर मास। मास कितना है NaOH का, NaOH का मास कितना है, x, मास बाय मोलर मास कितना है 40।
Na2CO3 का मास कितना है, दैट इज y, y को हमने क्या बोल दिया 4 - x डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास दैट इज 106 सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए मेरे बच्चे, कितना आ जाएगा 106x 160 माइनस 40x, ये माइनस 40x उधर चला जाएगा, 40x इसमें ऐड हो जाएगा, 146x हो जाएगा 160, x किसके बराबर आ जाएगा 160 डिवाइडेड बाय 140। इसका आंसर हमने ऑलरेडी निकाल तो रखा था बट पता नहीं कहां गया, कोई बात नहीं, दोबारा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 160 डिवाइडेड बाय 146, मेरे पास टाइम नहीं है तो इसी कारण ये 1.09 ग्राम आ रहा है, ठीक है, जिसे 1.1 ग्राम भी आप बोल सकते हैं, डिपेंड कर रहा है कि वो आपसे x की वैल्यू क्या राउंड ऑफ करने को बोला गया था, नहीं बोला गया था। मान लो लिखा हो नियरेस्ट इंटीजर तक राउंड ऑफ करना है, मान लो पेपर में आया होता है नियरेस्ट इंटीजर तक राउंड ऑफ करना है, तो आप इसका 1 ग्राम आंसर लिख के आते, ठीक है। लिखा होता कि फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल तक बताना है तो 1.1 लिख के आते राउंड ऑफ करने के बाद। आगे बढ़ते, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इतनी है। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, ब्लड में ग्लूकोज है कितना राइट नाउ 0.72 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर ब्लड के अंदर सॉल्यूशन हो गया, ब्लड यानी कि उसके अंदर ग्लूकोज कितना होगा 0.72 ग्राम होगा, ठीक है। आपसे मोलारिटी पूछी हुई है, ठीक है जी, मोलारिटी होती किसके बराबर है, मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर लीटर में है तो ऊपर 1000 नहीं आएगा, मिलीलीटर में है तो ऊपर 1000 आएगा। मैं यहां पर लीटर में लिख रहा हूं। सर क्यों लिख रहे हो लीटर में, वो देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जो भी हमें सब्सटेंस दे रखा है किसमें दे रखा है, वो 1 लीटर में दे रखा है, ठीक है सर। क्या आपको पता है सॉल्यूट यहां पर ग्लूकोज होगा, यस सर, जो भी केमिकल दिया होता है वो सॉल्यूट ही होता है। ये सॉल्यूट है, इसको बी से लिखेंगे, दे रखा है इसका मास, दे रखा है ग्लूकोज का मास, यस सर, कितना 0.72। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी पता है कि नहीं पता, सर फॉर्मूला होता है उसका C6H12O6। मोलर मास निकाल लोगे इसका, यस सर। एक कार्बन का 12 होता है, 6 का कितना हो जाएगा 72, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 का 12 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 6 का कितना हो जाएगा 96। इसको सॉल्व करेंगे तो 180 आएगा, तो 0.72 डिवाइडेड बाय 180, यहां पर लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में ही दे रखी है। तो बस 0.72 को 180 से डिवाइड करना था, 0.72 डिवाइडेड बाय 180, 0.004। बट हमें आंसर कैसे एक्सप्रेस करना है, ऐसे मोलैरिटी ग्लूकोज की x इंटू 10⁻³ है, x की वैल्यू बतानी है। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, मोलैरिटी है x इंटू 10⁻³ क्या 0.004 को ऐसे लिख सकता हूं 4 इंटू 10⁻³। यस सर, कंपेयर करो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ये रहा बेटा हमारा आंसर। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन बहुत आसान आए हैं एज कंपेयर टू जो हमने क्लास में करवाए हैं आप लोगों को, क्योंकि हमारा लेवल ऑब्वियसली जेई एडवांस तक का रहेगा। यहां पर क्वेश्चंस जेई मेन का पेपर था, जेई मेन के थे, ऐसे क्वेश्चंस भी कराए हैं, बहुत आसान वाले भी, ऐसा नहीं है नहीं कराए, अगर आप कॉपी खोल के देखेंगे तो। ठीक है, कंडीशन वही है जी, मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट करता रहूंगा जी। ठीक है, आपको पता नहीं वो कब समझ आएगा, मुझे उसके बारे में पता नहीं है, बहुत सारे बच्चों को, मेजॉरिटी को वो बात समझ आ चुकी है, फिर भी कुछ एक आध बच्चे हैं जिनको अगर वो बात समझ नहीं आई है। कंडीशन वही है, पेपर सारा कॉपी में से ही आएगा आपका। ठीक है, कंडीशन वही है, आपने नोट्स बनाए हैं कि नहीं, आप उसको रिवाइज करते हैं कि नहीं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, आप डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो मैं आपके लिए नहीं कर सकता हूं अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 ग्राम बेंजीन ऑन मिथाइलेशन। पहली बात, बेंजीन ये होता है, दैट इज C6H6। इसका अगर मिथाइलेशन करते हैं तो 9.2 ग्राम ऑफ टॉलिन मिलता है। ये बेंजीन है। एक्चुअली ये 2 चैप्टर्स के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन है, एक तो फर्स्ट चैप्टर ऑब्वियसली, दूसरा कौन सा चैप्टर, दैट इज हाइड्रोकार्बन, वो भी क्लास 11th में ऑर्गेनिक में है। तो अगर इसका कुछ पोर्शन, जैसे मैं अभी एक केमिकल रिएक्शन लिखूंगा, वो आप कहेंगे आपने पहले चैप्टर में कराई नहीं, ऑब्वियसली नहीं कराई। क्यों नहीं कराई, क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन की है। आपने ये पेपर कब देना होता है, 12th के
बाद, तब पूरा 11th भी पढ़ चुके होते हैं आप, 12th भी पढ़ चुके होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर से आते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर से था। आधा क्वेश्चन हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, आधा हाइड्रोकार्बन का था, ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा। ऑन टॉलिन, टॉलिन होता है ये बेंजीन के ऊपर CH3, फॉर्मूला इसका C7H8 होता है, इसे बोलते हैं टॉलिन, ठीक है। बेंजीन का मिथाइलेशन करते हैं, टॉलिन मिलता है। आपको परसेंटेज यील्ड बतानी है। क्या परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला यही था, मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, जितना प्रोडक्ट बना है डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मास जो प्रोडक्ट का बन सकता था। मैक्सिमम मास ऑफ प्रोडक्ट शुड बी फॉर्म्ड, जितना मैक्सिमम बन सकता था, इनटू 100। क्वेश्चन पढ़िए, 10 ग्राम बेंजीन लिया, उसका मिथाइलेशन कराया, ये रहा मेरे बच्चे बेंजीन। नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, स्पेस है हमारे पास अगले। ये रहा बेंजीन, क्या कराया उसका मिथाइलेशन। मिथाइलेशन के लिए CH3Cl लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। वो अभी आपको कुछ भी नहीं पता होगा, कारण मैंने बताया हाइड्रोकार्बन्स की केमिकल रिएक्शन है ये, ठीक है। फिर भी लिख देता हूं मैं, चलो, ताकि जब आप हाइड्रोकार्बन पढ़ो आपको पता हो। नाम है फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन, बनेगा टॉलिन, साथ में HCl, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हम लोग। बैलेंस कर दो, लो बेटा बैलेंस हो गई। ऐसा कोई भी क्वेश्चन करने से पहले जो जो सब्सटेंस गिवन होते थे उनके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते थे। बताओ जरा, बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे, मास बाय मोलर मास। मोलर मास कितना आएगा बेटा, 6 कार्बन का 6 इंटू 12, 6 हाइड्रोजन का 6 इंटू 1, 78 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलिन C7H8 कितना है, 9.2। इसकी जरूरत नहीं है, वैसे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो मास से ही आंसर निकाल लूंगा। चलिए यहीं से काम चल जाएगा, बट इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले, बट वो पेज ही गुम हो गया, तो कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। 0.128 मोल्स। चलो बेटा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या इसके एक मोल से, बेंजीन के एक मोल से इसका 1 मोल बन रहा है? यस सर, 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है। इसके मोल्स हैं कितने सर? 10/78 लिखना है, 10/78 लिख लो। पेपर में कैलकुलेशन का टाइम बचाना है तो आप यही लिख लो, नहीं तो ये लिख लेना। मैं यही लिख लेता हूं, थोड़ा टाइम बच जाएगा मेरा। 1 मोल से ये 1 बनता है, तो बताओ 10/78 मोल से कितना बनेगा? बेंजीन के 10/78 मोल से ये कितना बनेगा सर? 10/78 मोल्स ऑफ टॉलिन। अगर मेरे पास मोल्स आ गए टॉलिन के, मुझे निकालना है मास। मुझे निकालना है मास ऑफ टॉलिन जो मैक्सिमम बन सकता था। सर कभी भी आपके पास मोल्स हो और आपने क्या निकालना हो, व्हाट डू यू कॉल इट, मास निकालना हो, ठीक है, तो उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, शायद आपको याद हो, दैट इज मैगी। मैगी क्या होता था? जब भी मास निकालना होता था, मोल्स आते थे, उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास या जिसे मोलर मास बोलते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते। तो ये आया मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ टॉलिन। शायद पिछले पेज पे किया है, नहीं किया, क्या कर लेते हैं, कोई बात नहीं। मोलर मास ऑफ टॉलिन, टॉलिन होता है C7H8, 7 कार्बन का 7 इंटू 12, 8 हाइड्रोजन का 8 इंटू 1, दैट इज 92। सो 920 डिवाइडेड बाय 78, 11.79। बेटा ये मैक्सिमम मास था, ये मैक्सिमम मास था जो टॉलिन का बन, ओए 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 ओए, रुक जाओ। ये मैक्सिमम मास था जो टॉलिन का बन सकता था। रियलिटी में कितना बना है?
रियलिटी में कितना बना है टॉलिन का 9.2 ग्राम बना है। तो बताओ परसेंटेज यील्ड कितना होगा। मोलर मास दे ही रखे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया, कैलकुलेट किया, टाइम वेस्ट हुआ, कोई बात नहीं, चलो। सो परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड कितना टॉलिन बना है, दैट इज 9.2। मैक्सिमम कितना बन सकता था 11.8 इंटू 100, दैट इज 920 डिवाइडेड बाय 11.8, अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं 78% आएगा। 77.96 है, आई थिंक इंटीजर में आंसर पूछा होगा जब पेपर में आया होगा, तो 78% आंसर आएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। क्या क्वेश्चन है, इन द कंबशन ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन होता है C4H10, क्लास 10th में था एल्केन, एल्केन में 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन बोलते हैं। मान लो किसी को यही ना पता हो कि सर हमने 4th क्लास 10th में जो था वो तो चैप्टर ना हमारा डिलीट हो गया था, हमने पढ़ा ही नहीं, कोई बात नहीं, क्लास 11th में भी है। आप जब नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे या हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन वगैरह इनके नाम कैसे लिखे जाते हैं, तब भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये पेपर कब आता है 2 साल के बाद, 11th और 12th कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। चलिए वापिस आ रहे, इन द कंबशन ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन का कंबशन करा रहे हैं यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। सबको पता है जब भी कंबशन कराते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, एक तो क्या बनता है बच्चे CO2 गैस, साथ में क्या बनता है H2O लिक्विड। याद है इसको बैलेंस कैसे करते थे, यस सर, इसको X बोलते थे, इसको Y बोलते थे। ऑक्सीजन के आगे क्या आता था सर, ऑक्सीजन के आगे आता था X प्लस Y/4। X कितना है 4, Y कितना है, सॉरी, Y कितना है 10/4, दैट इज ये कितना हो जाएगा 5/2, 2.5 हो गया यानी कि 6.5 हो गया। 6.5 को 13/2 लिख सकते हैं। ये कितना बनता था CO2, 4 CO2, X CO2 बनता था, और H2O कितना बनता था Y/2, ये Y कितना है 10, 10/2 कितना हो जाएगा 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द कंबशन ऑफ ब्यूटेन कितना वाटर बना है, दैट इज H2O कितना बना है, दैट इज 72 ग्राम, ठीक है। तो आप बताओ ब्यूटेन का अमाउंट कितना लिया होगा, कोई बात नहीं। क्या मेरे बच्चे अगर ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मोल बोल सकते हैं, यस सर, इसके 1 मोल से इसके 5 मोल्स बनते हैं, यस सर, या इसका 5 मोल तब प्रोड्यूस होता है जब इसके कितने मोल लेते हैं हम लोग 1। देखो जरा 72 ग्राम में कितने मोल्स होंगे सर, 7 मास बाय मोलर मास, मोलर मास निकालना आता है, 2 हाइड्रोजन का 2, 1 ऑक्सीजन का 16, 4 मोल्स। ये 5 मोल तब बनते जब इसका आपने 1 मोल रखा होता, बट इसके मोल्स कितने बने हैं 4। तो बताओ ये कितना रखा होगा सर, 5 मोल से तब बनते जब इसका 1 मोल रखा होता। अगर ये 4 मोल्स बने हैं तो बताओ मोल्स कितने बने लिए होंगे इसके, 1/5 इंटू 4 कम्स आउट टू बी 0.8 मोल्स, कम्स आउट टू बी 0.8 मोल्स, ठीक है। अमाउंट ऑफ ब्यूटेन ये ग्राम में दिया होगा, ग्राम में, ठीक है। आपके पास मोल्स आ गए हैं ब्यूटेन के, क्या आ गए हैं मोल्स, बट हमसे मोल्स नहीं पूछा हुआ सर, हमसे तो मास पूछा हुआ है। फिर वही बात, अगर कभी भी मोल्स पता हो, मास निकालना हो, मोल्स रखो, मल्टीप्लाई कर दो उसके मोलर मास से। मोलर मास कितना होगा C4H10 का, 4 कार्बन का, एक कार्बन का 12 होता है, 4 का कितना हो जाएगा 48, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 10 का कितना हो जाएगा 10, 48 प्लस 10 58। सो 58 इंटू 0.8 टाइम बचाएं हम लोग 46.4 ग्राम। बट आंसर क्या है देखो जरा, मास ऑफ ब्यूटेन को लिखना कैसे है, x इंटू 10⁻⁻1, x इंटू 10⁻⁻1। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 464 इंटू 10⁻⁻1, क्या वो x इंटू 10⁻⁻1 है,
तो x किसके बराबर हो जाएगा 464 ग्राम। आपको एक बताऊं, एक ट्रेंड बताऊं, ठीक है। मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के पढ़ाए हैं। लाइक जब वो ग्रेजुएशन करने जाते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री में करने जाएं, बीएस वगैरह, या बीटेक भी करने जाएं, वहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग में, तो वहाँ पर केमिस्ट्री भी होती है, ठीक है। अमेरिकन कह लो, कैनेडियन कह लो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के पढ़ाए हैं। वहाँ के भी पेपर्स, ऑब्वियसली बच्चे पेपर देते हैं, पेपर देने के बाद आप पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि उनसे वो पूछते हैं, तो सर ये क्वेश्चन बताओ, ये बताओ, ये बताओ। वहाँ के क्वेश्चंस में एक ट्रेंड है, हमारे लेवल के होते हैं क्वेश्चन, उनके कोई अलग नहीं होते, हमारे लेवल के। यही क्वेश्चन किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में पाया जाए तो डोंट बी सरप्राइज्ड एट ऑल। एट ऑल मतलब बिल्कुल भी आपको सरप्राइज, हाँ आपको सरप्राइज हो सकता है क्योंकि आप तो पहली बार देखेंगे, हमारे लिए मतलब कि कोई सरप्राइज नहीं होगा। मैं वापिस आ रहा हूं टॉपिक के ऊपर। आप उनके क्वेश्चन पेपर में एक चीज देखोगे जो पिछले 2-3 सालों में एनटीए भी कर रहा, मैं बता रहा हूं कैसे। वो ये है कि आंसर आ गया सर, ये रहा 46.4, उसको एक्सप्रेस करो साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। ये साइंटिफिक नोटेशन ही तो है, x इंटू 10⁻⁻1 में लिखना, ठीक है। या आंसर आ गया मान लो 23.96, ठीक है। आंसर ने पूछा कि आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। दिस इज द ट्रेंड विच हैज बीन कॉपीड फ्रॉम द, आई वुड से कि सीधा अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में से ये ट्रेंड जो है एनटीए ने कॉपी किया है। और हमारे यहाँ ये थोड़ा नया ट्रेंड है, मतलब कि पिछले 2-3-4 सालों से ही है। अदरवाइज मतलब कि ऐसा नहीं होता था, आंसर पूछा जाता था जैसे 46.4, उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना, या ये बताना कि आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, या उसको राउंड ऑफ करके लिखो अप टू 2 डिजिट्स तक, ठीक है। ये सारे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के ट्रेंड है, एज इट इज एनटीए ने उसको कॉपी किया है, ठीक है। तो आप लोग भी हमारे अर्जुना की सबसे पहली क्लास इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड थी, फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट क्लास, ठीक है। अगर आप आज जो क्वेश्चन किए जा रहे हैं आपको लग रहा है कि नहीं यार ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो इसका मतलब साफ है कि आपने पहले चैप्टर की क्लासेस ना ली हैं, ना उनके नोट्स बनाए हैं, ना उनको रिवाइज किया है, ना उनकी डीपीपीस को सॉल्व किया है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं किया है तो प्लीज वो जरूर करिए, उसके बाद आपको ये सारी चीजें डेफिनेटली बहुत आसान लगेंगी। और अगर आसान लग रही है आप राइट ट्रैक पे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा आया था, ये देखिए ये क्वेश्चन क्या है, डेंसिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। अच्छा, डेंसिटी सॉल्यूशन की दे रखी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, NaOH का सॉल्यूशन है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पता है सेंटीमीटर क्यूब को ml भी बोल देते हैं। डेंसिटी का मतलब क्या होता है वो तो पता है सबको? यस सर बिल्कुल पता है। 1 ml सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम होगा सॉल्यूशन का, यानी कि इन 1 ml of solution mass of solution is कितना 1.2 ग्राम, ठीक है सर। देन फाइंड इट्स मोलैलिटी, आपसे मोलैलिटी पूछी हुई है, ठीक है। जब डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है, डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर सॉल्वेंट है, NaOH सॉल्यूट है, पता ही है सर वो तो 1 ग्राम पर ml। क्या मतलब हुआ 1 ग्राम पर ml का, कि 1 ml लिक्विड के अंदर, ठीक है, 1 ml के अंदर, ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर 1 ml वॉल्यूम के अंदर कितना सॉल्यूट होगा, दैट इज 1 ग्राम। मास इन 1 ml। सर क्या लिखो, सॉल्यूशन लिखोगे, सॉल्वेंट लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, वॉल्यूम जो होती है ना, वॉल्यूम, जैसे जैसे मान लो कोई अपने सामने कोई चीज है उसको रख लेते हैं, ये हाँ ये क्यूब है, अच्छा रहेगा। ये देखो इसकी वॉल्यूम मान लेते हैं इसकी वॉल्यूम है 30 ml। और ऐसे मानने के लिए मान लेते हैं ना, कोई चीज ऐसी जो सामने पड़ी है उसको उठा लिया, कुछ सोचा नहीं ज्यादा, मान लेते हैं इसकी भी वॉल्यूम कितनी है 30 ml। तो दोनों की वॉल्यूम क्या है, सेम ही तो है, दोनों की वॉल्यूम क्या है, सेम ही तो है ना। ये थोड़ा कहोगे कि इसका 30 ml की वैल्यू कुछ और होगी, इसके 30 ml की वैल्यू कुछ और होगी। अगर दोनों की वॉल्यूम 30 ml है तो दोनों की वॉल्यूम क्या है, सेम है। तो यहां पर आप ये कह सकते हो इन 1 ml ऑफ स्पेस, बेटर यही रहेगा, यहां पर भी स्पेस कर लो ताकि आपको आसानी रहेगी। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, दैट इज 1 ग्राम। बेटा 1 ml सॉल्यूशन के अंदर 1.2 ग्राम
टोटल मास है सॉल्यूशन का, यस। उसमें से 1 ग्राम 1.2 ग्राम टोटल मास है, उसके अंदर 1 ग्राम तो सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट कितना होगा? सर ये कौन सी बड़ी बात पूछ ली आपने, है? मास ऑफ सॉल्यूशन होता किसके बराबर है? सर मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। मुझे तो पता है 0.2 ग्राम होगा, बट मैं टीचर हूं, मुझे तो एक एक लाइन लिखनी पड़ती है, मेरी मजबूरी है, आपकी थोड़ा मजबूरी है। 1.2 ये 1 है और ये मास ऑफ सॉल्यूट है 0.2 ग्राम, 0.2 ग्राम। पॉइंट 2 ग्राम, ठीक है। अब निकालनी क्या है? मोलालिटी, ठीक है जी। सर मोलालिटी का फॉर्मूला पता क्या होता था सर? WB MB WA दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में होता था तो ऊपर 1000 आता था, और अगर ये किलोग्राम में होता था तब ऊपर 1000 नहीं आता था। क्या मेरे बच्चे, सॉल्यूट जो कि NaOH है उसका मास दे रखा है 0.2 ग्राम, यस। क्या मोलर मास निकालना आता है NaOH का? यस सर। अभी पीछे एक क्वेश्चन में आपने फाइंड आउट भी करके दिखाया था, 40 ग्राम आया था। ये तो 1 था, ये 1000 है। क्या ऊपर जो है वो 200 आ जाएगा, नीचे 40 आ जाएगा, दैट इज 5 मोलर आ जाएगा। आगे बढ़ते, एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, जो कि जुलाई वाली शिफ्ट में आए हैं। वैल्यू ऑफ एल, अच्छा एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू बतानी है Ga पॉजिटिव आयन के लिए। बेटा Ga का एटॉमिक नंबर होता है 31, 13th ग्रुप में होता है। आज पीरियोडिक टेबल वाली एक छोटी सी वीडियो भेजी है, सिर्फ 20 मिनट की, उसमें आप देख भी सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाएगी? आर्गन 4s2 3d10 4p1। ये Ga नहीं है, Ga पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जो है आउटर मोस्ट शेल में से निकलते हैं। आप इसको रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो, बट कई बच्चे इसका मतलब गलत समझ लेते हैं। मतलब पता क्या समझ लेते हैं कि पहले 3D भरा गया, 4 पहले 4 फिर 4s भरा गया। नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला कि आप भरेंगे ऐसे ही, पहले 4s फिर 3D फिर 4b, ठीक है, बट आप उसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हो कि फोर्थ शेल में, फोर्थ शेल की S सब शेल में 2 है, फोर्थ शेल की P सब शेल में 1 है, थर्ड शेल की D सब शेल में 10 है, ठीक है। सर ये Ga थोड़ा है, ये Ga पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है। कौन लूज करेगा? जो सबसे लास्ट की शेल का सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा, सर यही लूज करेगा, ठीक है सर। 3d10 4s2, ठीक है। आपसे क्या पूछा हुआ है? वैलेंस शेल। वैलेंस शेल का मतलब है आउटर मोस्ट शेल। वैलेंस का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल। सबसे बाहर वाली शेल कौन है? Ga पॉजिटिव में सर फोर्थ शेल सबसे बाहर वाली। उसके लिए L की वैल्यू पूछी हुई है। सर कम से कम आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में 20 से 30 बार बताया था L की वैल्यू, जिसका मैंने कहा था टैटू भी बनवा लो। L की वैल्यू 0 होती है S सब शेल के लिए, L की वैल्यू 1 होती है P सब शेल के लिए, L की वैल्यू 2 होती है D सब शेल के लिए, L की वैल्यू 3 होती है F सब शेल के लिए, सो ऑन। तो ये रहा, इसके लिए पूछा है आउटर मोस्ट शेल के लिए L की वैल्यू। लो भाई, इसके लिए L की वैल्यू कितनी होगी? 0। क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या क्वेश्चन है? एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी दे रखी है 2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 0.02%, यानी कि जो स्पीड इसकी आई है उसमें 0.02% आगे पीछे हो सकता है, तो ये डेल्टा V है 0.02% ऑफ V, जिसको क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चे? 0.02 बाय 100 इंटू 2 × 10⁻⁶। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कितना होता है? 4, और ये 100, ये नीचे 4 0 हो जाएंगे ना, 4 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 × 10⁻²। यही होगा? यस, यही होगा। डेल्टा V इतना होगा 400 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन, यानी कि डेल्टा x की वैल्यू 1.45 × 10⁻⁻⁻x है। आपको x की वैल्यू बतानी है। बहुत आसान है भाई,
डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू होता था एच अपॉन 4πm। क्या आपको डेल्टा एक्स की वैल्यू 1.45 इंटू 10⁻⁻x है? यस। क्या डेल्टा v की वैल्यू 4 इंटू 10⁻² है? यस। क्या h की वैल्यू अप्रोक्सीमेट रख रहा हूं 6 इंटू 10⁻34, 4 पाई की वैल्यू 3.14 रख रहा हूं, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। 9.1 इंटू 10⁻31 kg। नहीं तो इसका एक और आसान तरीका भी बताया था मैंने कि आप h अपॉन 4π को, याद है, h अपॉन 4π को अप्रोक्सीमेटली कॉपी में लिखा हुआ है 20 इंटू 10⁻26 भी लिख सकते हो, 20 इंटू 10⁻26 भी लिख सकते हो। तो इसकी सिर्फ जो कैलकुलेशन है, सिर्फ ये x फाइंड आउट करना है, ये सिर्फ x फाइंड आउट करना है। ये मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल कर दीजिएगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन आप कर लेना है यार, है ना। अब ये मत कहना कि कैलकुलेशन भी नहीं कर पाएंगे, तब तो बर्बादे गुलिस्ता हो जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं मेरे बच्चे। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम कैन नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये कॉपी में लिखवाया हुआ था कि लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम में कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। बोर मॉडल ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है सर, तो स्टेटमेंट 1 जो है ट्रू है, हाँ एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। बोर्ड्स मॉडल इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाँ ये भी बात सच है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बेस्ड था वेव नेचर के ऊपर कि पोजीशन फिक्स नहीं है। बोर तो बोल के गया था सब कुछ फिक्स्ड है, यानी कि अगर आप न्यूक्लियस से चलोगे 0.529 एंगस्ट्रॉम फर्स्ट शेल का रेडियस है, वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। सेकंड शेल के लिए 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n स्क्वायर कर दो, यानी कि 2 का स्क्वायर कर दो 4, वहां पर दूसरी शेल मिल जाएगी। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है। बट इसने बोला था जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था उसने बोला था सब कुछ प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पे बेस्ड था। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इज नॉट इन अकॉर्डेंस, हाँ नॉट इन अकॉर्डेंस, वो फॉलो नहीं कर रहा था हाइजेनबर्ग। ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो ये हो गया, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट है, अरे अच्छा एक क्वेश्चन और था यार, आया हुआ था, मैं लिख देता हूं। ठीक है, रफली लिख देता हूं और उसको सॉल्व भी कर लेते हैं। न्यूमेरिकल आया था, कुछ ऐसा था, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड बाय 40 किलोवाट, फाइंड इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। आपको लैम्डा फाइंड आउट करना है। आप अगर अपनी कॉपी रिवाइज कर रहे हैं तो आपको एज इट इज पता होगा डी ब्रॉगलीज डुअल नेचर ऑफ मैटर में इलेक्ट्रॉन क्या हमने लैम्डा एज इट इज लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वी। वी इज पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना दे रखा है? 40 किलो वॉट था, उसको हमने किलो को कन्वर्ट कर लिया, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। बस बेटा रख लो वैल्यू। अरे भैया सॉल्व तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आंसर एंगस्ट्रॉम में ही बताना था शायद। 40,000 करूंगा तो नीचे 200 आ जाएगा। लो भाई आंसर आ गया। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट में आइडेंटिफाई द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अपनी कॉपी देखेंगे एज इट इज आपको क्वेश्चन नजर आ जाएगा। 4 दे रखे हैं। मैग्नीशियम यहां पे होता है एटॉमिक नंबर 12, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 होता है, सिलिकॉन उसके साथ होता है एटॉमिक नंबर 14, फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, सल्फर एटॉमिक नंबर 16। आपको आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड लगाना है। जनरल बात करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, साइज डिक्रीज होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए।
तो इसकी सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे कम होना ऐसा चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। आपकी कॉपी में एज इट इज लिखवाया हुआ है कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में से ज्यादा एल्यूमिनियम की होनी चाहिए थी, बट होती मैग्नीशियम की है। रीजन आप अपनी कॉपी खोल के देखिए, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें 3p1 में से, 3p1 में से, और इसमें हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है 3s2 में से। फुली फिल्ड, स्टेबल, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, तो एल्यूमिनियम की कम, मैग्नीशियम की ज्यादा। बाकी तो फिर पता ही है, मैग्नीशियम और सिलिकॉन में से सिलिकॉन की ज्यादा होगी, वो तो बताने वाली बात है ही नहीं, एक्सेप्शन सिर्फ यहां पे है। अपनी कॉपी खोल के देखिए, मैंने ऐसा एक क्वेश्चन कराया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से होनी ऑक्सीजन की ज्यादा चाहिए थी, बट नाइट्रोजन की दे रखी है, उसमें ब्रैकेट में लिखवाया फॉस्फोरस और सल्फर। होनी सल्फर की ज्यादा चाहिए थी, होती फॉस्फोरस की है। रीजन वही है, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन निकलना है 3p3 में से, हाफ फिल्ड है, स्टेबल है। इसमें से लास्ट इलेक्ट्रॉन निकलना है 3p4 में से, पार्शली फिल्ड है, अनस्टेबल है। ठीक है, तो सल्फर और फॉस्फोरस में से ज्यादा किसकी होनी चाहिए थी? सल्फर की। होगी किसकी? फॉस्फोरस की। सल्फर, फॉस्फोरस। क्या कोई ऐसी ऑप्शन दे रखी है? एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सिलिकॉन, फिर सल्फर, फिर फॉस्फोरस। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फिर सल्फर और फिर ये फॉस्फोरस। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ऐसा ही एक और भी क्वेश्चन आया, वो भी आज ही करेंगे, बट आगे है वो। अमंग द फॉलोइंग पेयर्स विच इज इनकरेक्ट। अच्छा, कौन सा इनकरेक्ट है? रिगार्डिंग सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा, बात करते हैं किसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं है, बात करते हैं। क्या बेरिलियम हाइड्रोक्साइड आपको लास्ट क्लास में लिखवाया पीरियोडिसिटी के, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इनकी चाहे ऑक्साइड्स हो, हाइड्रोक्साइड्स हो, ये एम्फोटेरिक होती है, तो दोनों एम्फोटेरिक है। ठीक है सर, तो इनमें तो कोई फर्क नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो वैसे भी पता ही है आपको, नहीं तो केमिकल बॉन्डिंग की ही भी लास्ट क्लास में ही करवाया कि दोनों बेस होते हैं, दोनों बेस है। ठीक है, अगर आप भूल गए तो मैं आपको याद दिला दूं, बोरॉन का हाइड्रोक्साइड को ऐसे लिखते थे, H3BO3, नाम इसका बोरिक एसिड है, और H3PO4 ये फॉस्फोरिक एसिड है। ये फर्स्ट चैप्टर में आ जी, एन फैक्टर कैलकुलेशन वाले टॉपिक में देखिएगा अपनी कॉपी में, ये फॉस्फोरिक एसिड है, तो दोनों एसिड है, ये दोनों एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड थी, ये दोनों बेसिक थी, ये दोनों एसिडिक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिमिलरिटी है प्रॉपर्टी में। इसमें देखो जरा, बोरॉन हाइड्रोक्साइड एसिडिक, ये बेसिक, दिस इज एसिडिक। बोरॉन हाइड्रोक्साइड जिसे आप बोरिक एसिड बोलते हैं, और ये बेसिक। क्या दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है? यस सर, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। इसने यही बोला था, विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टी। हाँ, ये इनकरेक्ट है, एक एसिडिक है और एक बेसिक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। इन 13th ग्रुप फ्रॉम द एलिमेंट, 13th ग्रुप के एलिमेंट्स आज ही याद करवाएं आपको पीरियोडिक टेबल में, देख लीजिएगा। पहले बोरॉन आएगा, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। बात किसकी हो रही है? 13th ग्रुप फ्रॉम द एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p1। किसकी 4s2 4p1 होगी? ये सेकंड शेल होती है, ये थर्ड शेल होती है, ये फोर्थ शेल होती है। अच्छा, तो गैलियम है, गैलियम है जिसके बारे में बात हो रही, 4s2 4p1। इफ वी मूव डायगनली, अच्छा ये रहा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। डायगनली यही होता ना? ठीक है सर, डायगनली ऊपर भी होता है। हम जब भी इसमें पीरियोडिसिटी में हमने डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ा था, वो नीचे की तरफ जा रहे थे हम लोग। ठीक है, इफ वी मूव डायगनली देन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फिफ्थ पीरियड। ठीक है, डायगनली सर ऊपर भी जा सकते थे, हाँ जा सकते थे, बट इसने फिफ्थ पीरियड बोला है। सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, यानी कि इस वाले एलिमेंट के बारे में बात करी है। आज ही याद किया हम लोगों ने 14th ग्रुप, वीडियो देख लीजिएगा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अच्छा, कहें सीता जी सुने प्रभु, आज ही करवाया ये। तो इसने टिन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी है, कोई बड़ी बात है ही नहीं सर। गैलियम के आगे कौन होगा? जर्मेनियम। जर्मेनियम में क्या होगा? 4s2 4p2। ऑब्वियसली सर, गैलियम के जस्ट आगे क्या होगा? जर्मेनियम। जर्मेनियम के नीचे वाला पूछा है ना, तो सर ऐसा कर दो 5s2 5p2 कर दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है? शेल नंबर ही तो बढ़ाना है, बढ़ा दो 5s2 5p2।
कैसी कोई ऑप्शन दे रखी है? यस सर, दैट इज 5s2 5p2। आगे बढ़ते हैं बेटा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p ऑर्बिटल्स ऑफ वेनेडियम। अच्छा, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं p ऑर्बिटल में? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, फिर काउंट कर लेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 तक हो गए, 23 तक लिखना था तो 3d3। बेटा काउंट कर लो, कहां कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं p में? सर 6 यहां पे है और 6 यहां पे है, p में ही पूछे ना? हाँ p में पूछे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p ऑर्बिटल कितने आ गए बेटा? 12। चाहे तो आप इस क्वेश्चन को किसका मान सकते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेंडलीव, एज इट इज इन्होंने एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है। ही इज द राइटर ऑफ केमिस्ट्री बुक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री, ये एनसीईआरटी की लाइन है एज इट इज। इसी कारण मैंने आपको बोला था कि पीरियोडिसिटी में आप जो है एनसीईआरटी रीड जरूर करिए, ठीक है। हाँ, ये एनसीईआरटी की लाइन है कि उसने प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री लिखी थी, ठीक है, मान गए। मेंडलीव ने एक्यूरेट बैरोमीटर बनाया था, ये किसी और चैप्टर में है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 101 मेंडलीव के ऊपर है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछिए शायद, हाँ इनकरेक्ट पूछिए। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया था जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स नोन थी। ना ना ना, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल तो आ गया था, अप्रोक्सीमेट डेट्स बता रहा हूं आपको, 1860 के आसपास। और सबसे पहला स्ट्रक्चर ऑफ एटम किसने दिया था? जे थॉमसन ने, वो दिया था 1900 समथिंग में, शायद 1904 के आसपास की बात है। तो ऑब्वियसली जब यानी कि इसने पीरियोडिक टेबल बताया था तब स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो यही स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है और यही हमारा आंसर है। अरेंज द फॉलोइंग आयंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। ओके, क्या आपको पता है सोडियम और पोटेशियम सेम ही ग्रुप में होते हैं? यस सर। मैग्नीशियम यहां होता है और एल्यूमिनियम यहां होता है। बेटा ये तीनों तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस है। सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13। इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हुए, 13 होने चाहिए थे, 3 लूज किए 10 हो गया। 12 होने चाहिए थे, 2 लूज किए हुए 10 हो गया। 11 होने चाहिए थे, 1 लूज किया हुआ 10 हो गया। तो इन तीनों में से क्या होगा? जिसका जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उसका साइज उतना छोटा। ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा। यहां तक तो हो गया। सोडियम आयन सबसे बड़ा होगा इन तीनों में से, मैग्नीशियम आयन उससे छोटा, एल्यूमिनियम आयन सबसे छोटा। सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस में यही होता था, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता था साइज छोटा होता जाता था, ठीक है। टॉप टू बॉटम बात करिए, जब भी आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा इसमें से? पोटेशियम आयन। अब देखें जरा आंसर कौन सा? पोटेशियम आयन सबसे बड़ा। अच्छा, पोटेशियम आयन सबसे बड़ा तो सिर्फ यहीं पे है और किसी ऑप्शन में है ही नहीं। दैट्स इट, हो गया। द कोवलेंट रेडियस ऑफ क्वेश्चन लिखते टाइम कुछ गलती करिए, कोवलेंट रेडियस नहीं लिखना था, रेडियस लिखना था। हाँ, द रेडियस ऑफ F नेगेटिव इतना है, O2 नेगेटिव इतना है, ठीक है। और N का दे रखा है, N3 नेगेटिव नहीं, N का दे रखा है, कोई बात नहीं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ओके 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 ओके। आयनिक रेडियस ऑफ N3 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हो जाएंगी। 7 है एटॉमिक नंबर, 8 है एटॉमिक नंबर, 9 है एटॉमिक नंबर। 7 ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। 8 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। 9 ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन है, जिसमें इसका साइज सबसे बड़ा होगा। जिसका एटॉमिक नंबर जितना छोटा साइज उतना बड़ा। तो अब देख लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है, बात कर लेते हैं। आयनिक रेडियस ऑफ N3 नेगेटिव इज इन बिटवीन F नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव। नहीं ना, यही इनकरेक्ट हो गई कि N3 नेगेटिव का रेडियस इन दोनों से क्या होगा? बड़ा होगा। यही इनकरेक्ट हो गई। बट बाकी ऑप्शंस एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैं भी कर रहा हूं आपके साथ, तो देख लेते हैं। आयनिक रेडियस ऑफ N3 नेगेटिव इज लेस
देन बोथ F नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव, आयनिक रेडियस ऑफ N3 नेगेटिव इज लेस देन, अरे यार ये क्वेश्चन जो है इनकरेक्ट नहीं आना, इज द करेक्ट आ रहा है, देख रहे हो, क्योंकि ये तो दो दो ऑप्शन जो है इनकरेक्ट होने लगी थी। इज करेक्ट, चलिए शुरू करते हैं। आपको ये बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आयनिक रेडियस ऑफ N3 नेगेटिव इज इन बिटवीन F ना, ये तो N3 नेगेटिव सबसे बड़ा होगा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, हमें तो करेक्ट बतानी है। आयनिक रेडियस ऑफ N3 नेगेटिव इज ग्रेटर देन बोथ F नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव, यस, एंड ग्रेटर देन N, N से भी बड़ा होगा, पता ही है एनायन N से बड़ा होता है, तो यही स्टेटमेंट करेक्ट है, बट बाकी दो ऑप्शंस भी चेक कर लें। आयनिक रेडियस ऑफ N3 नेगेटिव इज लेस देन, नहीं ये लेस नहीं हो सकता। आयनिक रेडियस ऑफ N3 नेगेटिव इज लेस देन बोथ F नेगेटिव, नहीं ये भी आई मीन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है? दैट इज बी। तो टाइपिंग एरर था, इज करेक्ट आना था। इन हॉल्मियम 3 पॉजिटिव, अच्छा हॉल्मियम 3 पॉजिटिव एटॉमिक नंबर 67 है, आपको 4f के इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। पहले तो हॉल्मियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। एटॉमिक नंबर दे रखा है 67, क्या आपको वो सिखाया था? 2 बार s लिखो, फिर 2 बार sp लिखो, फिर spd sp वही dps लिखो, पता है आप लोगों को वो, ठीक है। मैं भी वैसे ही लिख रहा हूं, 1s2 2s2 2p6, इसका आसान तरीका भी बता दूंगा, बट एक बार पहले पूरा लिख दूं। 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4p6 के बाद आ जाएगा 5s2 4d10 4d10 5p6 6s2, ठीक है। पहले यहां तक बता दूं आपको, यहां तक है, ये जितना लिखा है ना काउंट करके देखना, ये 54 तक है, यानी कि ये जेनॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जानबूझ के चाहता तो मैं सीधा ही जेनॉन लिख सकता था, बट फिर भी मैंने कहा थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। 2 + 2 4 + 6 10 12 18 20 30 36 और 2 कितना 38 48 और 6 54 तक, ठीक है। तो आप यहां तक को 54 तक को जेनॉन भी लिख सकते हैं, ठीक है सर। उसके बाद आता है 6s2, उसके बाद 54 तक यहां हो गया, 2 आपने और भरे, कितने हो गए 56। हॉल्मियम के केस में बाकी जितने बच जाते हैं वो सारे 4f में जाते हैं। टोटल 67 इलेक्ट्रॉन भरने थे, 56 आपने भर लिए, कितने बच गए 11, तो किस में जाएंगे, ठीक। इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे लिख सकते हैं, जेनॉन, यहां तक के लिए जेनॉन 6s2 4f11। बट आप में हॉल्मियम थोड़ा पूछा है, हॉल्मियम 3 पॉजिटिव पूछा है सर, तो बेटा 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल में 6s में से जाएंगे 2, बट सर 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, 2 इसमें से जाएंगे, 1 इसमें से। क्या पता चल गया? नंबर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सर? 10। नंबर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? दैट इज 10। कितने हैं? 10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी हाइड्रोक्साइड दे रखी है, करेक्ट मैचिंग बतानी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड सर आपने बता दिया था एम्फोटेरिक होती है, तो बी का 3 आना चाहिए। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक होती है, डी का भी 3 आना चाहिए। NaOH बेसिक होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बेसिक होती है। बोरॉन हाइड्रोक्साइड जिसे H3BO3 बोलते हैं वो एसिडिक होती है। तो देखना शुरू करते हैं। पहले तो E का 1 होना चाहिए, E का 1 यानी कि आंसर यहां तो ये होगा या ये होगा, ये नहीं हो सकता आंसर, ये नहीं हो सकता आंसर। A का 2 होगा, वो तो इसमें भी A का 2 है, इसमें भी A का 2 है, ठीक है। B का या तो इन्होंने 1 लिखा है या 3 लिखा है, ठीक है। B का होना क्या चाहिए? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज हमारा होना चाहिए एम्फोटेरिक होना चाहिए, यानी कि B का 3 होना चाहिए। B का 3 ये रहा, आंसर आ गया जी। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। C का 2,
C का 2 बेसिक, ये रहा, D का 3, D का 3, हाँ एम्फोटेरिक, ये रहा, ठीक है। तो आंसर आ चुका था, बट फिर भी मैंने कहा क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं उसे। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। अच्छा, ये तो क्वेश्चन अभी अभी थोड़ी देर पहले कराया था, वही मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस और सल्फर वाला। आइडेंटिफाई द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में से ज्यादा एल्यूमिनियम की होनी चाहिए थी, बट मैग्नीशियम की होगी। सल्फर और फास्फोरस में से ज्यादा सल्फर की होनी चाहिए थी, बट होगी किसकी? फास्फोरस की। अभी अभी किया, आज ही किया है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोरस। अरे खत्म हो गए, ठीक है जी। तो ये सारे क्वेश्चन थे बेटा जो आज हमने किए जेई मेन जुलाई 2021 की शिफ्ट्स में, ये क्वेश्चन आए थे। मेक श्योर करिए, कॉपी रिवाइज करिए। ये क्या, जो 2023 में भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे जेई मेन में हो, जेई एडवांस में हो, वो आपकी कॉपी में से ही आएंगे, ठीक है। रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।